A very good morning to all of you. Feeling fresh? देखो कल के डिस्कशन में हमने सेक्शन 141 का प्रोविजन पढ़ा था और 141 का जो प्रोविजन है उसमें कुल मिलाकर हमने क्वालिफिकेशंस डिस्क्वालिफिकेशंस क्वालिफिकेशन सेक्शन 141 सब क्लॉज 1 और 2 में दी है। सेक्शन 141 को अगर आप ब्रेक करोगे तो 141 सब क्लॉज 1 एंड 2 is for qualifications, whereas 141 subclause 3 is for disqualifications. और कितने disqualifications देखे थे हमने? बोलो 9 disqualifications हमने पढ़े। अरे बोलो भाई, प्लीज गेट इन्वॉल्व क्विकली। ये जो 9 disqualifications पढ़े कल हमने इसको लेकर क्लासरूम मटेरियल से क्वेश्चन सॉल्व किए। आज एक्स्ट्रा कुछ क्लासरूम प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करें 4। उसे करने से पहले एक बार 141 सब क्लॉज 3 रिवाइज कर दे। वो 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक एग्जैक्टली 5 मिनट दूंगा वंस वी रिवाइज दिस। सो अगर हम लोग रिवाइज प्रॉपर्ली कर ले, वो 4 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लोगे तो मेरे मुताबिक कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। और अगर 141 सब क्लॉज 3 पर क्वेश्चन आना है तो जैसे मैं बता रहा हूं क्लासरूम के 6 क्वेश्चंस और जो 4 क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं 10 क्वेश्चंस, उसके बाहर आएगा नहीं। 141 सब क्लॉज 3 पहले डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर को लेकर हमने जो चार्ट बनाया हुआ है उसके तहत सबसे पहले सब क्लॉज ए में आता है एनी बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी इज डिस्क्वालिफाइड। तो मैं कहूंगा एनी बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी इज डिस्क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। सब क्लॉज बी में हम कहते हैं एनी ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, एनी ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। सब क्लॉज सी में हमने कहा था एनी पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ द ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द ऑफिसर और एम्प्लॉय, एनी पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ द ऑफिसर और एम्प्लॉय। सब लोग हैं मेरे साथ? उसके बाद सब क्लॉज डी में देखा था प्लीज बी देयर विथ मी। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आपने जो लिखा है उसके साथ कंपेयर करो और गेट इन्वॉल्व। सब क्लॉज डी में हमने देखा था एनी पर्सन और हिज रिलेटिव और पार्टनर, और मैं उसके नीचे लिखूंगा डैश करके होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट मोर देन ₹1 लाख फेस वैल्यू। अरे बोलो, इसका जो एक्सेप्शन हो बाद में देखते हैं। और इनडेटेड फॉर मोर देन 5 lakhs। अरे बोलो, और हैज गिवन प्लीज आप मुझे इनपुट दो, हैज गिवन गारंटी मोर देन ₹1 लाख। और ये कहां पर है? इन दी कंपनी और इट्स सब्सिडी और होल्डिंग कंपनी और एसोसिएट कंपनी और सब्सिडी ऑफ अ होल्डिंग कंपनी। करेक्ट। इसमें जो होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट था हमने उसमें लिखा था, वहां पर पर्टिकुलरली देखा था कि इफ दिस सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इज एक्वायर्ड लेटर, क्या दिया था? एक्वायर्ड लेटर। तो उस केस में क्या होना? करेक्टिव एक्शन किसको लेना है? टू बी टेकन बाय ऑडिटर विद इन 60 days of acquiring the interest, within 60 days of acquisition हम कहेंगे। अरे बोलो भाई, 141 सब क्लॉज 3 डिस्क्वालिफिकेशंस में जो 4 डिस्क्वालिफिकेशंस देखे हैं उन चारों डिस्क्वालिफिकेशंस में से जो 4th वन है सब क्लॉज डी वाला वो थोड़ा बड़ा है और मेरे हिसाब से उसका जो एक्सेप्शन था वो भी सबको क्लियर है। सब क्लॉज ई में हमने देखा था दैट पर्टिकुलर पॉइंट the person or his firm, whether directly or indirectly, has any business relationship। बिजनेस रिलेशनशिप का मतलब था कमर्शियल ट्रांजैक्शन, और जब हमने कमर्शियल ट्रांजैक्शन को वहां पर
पढ़ा था कमर्शियल ट्रांजैक्शन एक्सक्लूड्स और एक्सेप्ट, क्या नहीं आता है कमर्शियल ट्रांजैक्शन में, एक्सेप्ट कमर्शियल ट्रांजैक्शन इन द नेचर ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज विच आर परमिटेड, नेचर ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज permitted under Companies Act and under CA Regulation Act. अरे बोलो, उसके अलावा commercial transactions at arm's length price in the ordinary course of business. In the ordinary course of business. arm's length price का मतलब क्या है? Market price. दोस्तों ध्यान दो, disqualification 141 सब क्लॉज E, सब क्लॉज 3 सब क्लॉज ई, जो ई देखा है उसमें स्पेसिफिकली क्या देखा है, कोई फर्म या वो कोई पर्सन जिसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई बिजनेस रिलेशनशिप होना नहीं चाहिए। बट बिजनेस रिलेशनशिप मतलब कमर्शियल ट्रांजैक्शन, उसमें दो बातें कौन सी नहीं आती है, उसको लेकर केस स्टडी आ सकते हैं। ध्यान रखना, जहां जहां पर एक्सेप्शंस है, टू मेक दैट लिटिल बिट डिफिकल्ट केस स्टडी, एक्सेप्शंस को लेकर आपको बहुत पर्टिकुलरली नोट करना है व्हेन यू आर रीडिंग बैक एट होम। आई होप आपने टेबल बनाते हुए सारी बातें लिखी है। और उसके बाद सब क्लॉज एफ में एनी पर्सन हुज रिलेटिव, हम कहेंगे इज अ डायरेक्टर, नहीं, इज अ डायरेक्टर और इज इन एम्प्लॉयमेंट एज अ डायरेक्टर, दोनों में फर्क है ना, इज अ डायरेक्टर और इज इन एम्प्लॉयमेंट एज अ डायरेक्टर। अरे बोलो को, एज अ डायरेक्टर और नंबर 3 KMP। सब क्लॉज एफ सबको क्लियर है। सब क्लॉज जी था पहले, एनी पर्सन इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, मतलब एक चीज क्लियर था, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन एम्प्लॉयमेंट है वो कहीं पर भी ऑडिटर बनने के लिए क्वालिफाइड नहीं है, इज डिस्क्वालिफाइड। फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एनीवेयर, उसके नीचे मैं लिखूंगा और अ पर्सन और अ पार्टनर ऑफ अ फर्म होल्डिंग अपॉइंटमेंट मोर देन 20 कंपनीज। बट इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा होगा कि वो ऑलरेडी 20 कंपनीज का अपॉइंटमेंट होल्ड कर रहा है। देखो सीलिंग लिमिट इज 20 कंपनीज, तो वो जो इंटरप्रिटेशन है आपको लिखते हुए देना है, ऑलरेडी होल्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ 20 कंपनीज, ऑलरेडी होल्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ 20 कंपनीज एक्सेप्ट नंबर 1 OPC, नंबर 2 स्मॉल कंपनी, नंबर 3 प्राइवेट कंपनी having paid up share capital less than 100 crores। मतलब इन 3 कैटेगरी की कंपनीज को छोड़ के किसी भी कंपनी में वो 20 अगर ऑडिटरशिप होल्ड कर रहा है तो उसके बाद वो डिस्क्वालिफाइड है। अरे बोलो भाई, सब लोग समझ रहे ना, पक्का। सब क्लॉज जी के बाद सब क्लॉज एच सेकेंड लास्ट, कन्विक्टेड बाय कोर्ट and by court for fraud and 10 years have not elapsed, 10 years have not elapsed from the date of conviction, 10 years have not elapsed from the date of conviction, clause H। और last clause I, बोलो, any person or his subsidiary or associate company or any other form of entity engaged, मैं लिखूंगा अंडर सेक्शन 144, अंडर सेक्शन 144। दोस्तों ये सेक्शन 144 गिव्स यू अ लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड सर्विसेज। मतलब क्या, एक पर्सन जो ऑडिटर है किसी कंपनी का, वो 144 के सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो आप जिस पर्सन को या उस फर्म को या उसकी किसी सब्सिडी कंपनी को या एसोसिएट कंपनी को ऑडिटर अपॉइंट करने जा रहे हो, एंड मान लो उस केस में 144 के सर्विसेज ऑलरेडी बीइंग प्रोवाइडेड है, तो दैट फर्म और दैट सब्सिडी कंपनी इज डिस्क्वालिफाइड। अरे बोलो भाई। और हमने देखा था ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, उसको लेकर हमने 141 सब क्लॉज 4 देखा,
141 सब क्लॉज 4 कहता है, भले ही आप ये सारे डिस्क्वालिफिकेशंस ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट देखोगे, अगर अपॉइंटमेंट होने के बाद भी ऊपर दिए हुए कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन मान लो हो जाते हैं, तो द ऑडिटर विल ऑटोमेटिकली वैकेट हिज ऑफिस एंड द कैजुअल वैकेंसी विल बी क्रिएटेड विच विल बी फिल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अरे बोलो भाई, सबको ये पॉइंट क्लियर है? पक्का, कोई डाउट नहीं है? जो 3 इंपॉर्टेंट सब क्लॉजेस है, 141 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज डी है, 141 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज ई है एंड 141 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज जी है। सो डी ई जी ये तीनों को लेकर आपको ज्यादा सतर्क रहना है। इज इट क्लियर? कैन यू सॉल्व अ केस स्टडीज ऑन दिस? लेट अस सी। आई गिव यू एग्जैक्टली 5 मिनट्स। केस स्टडीज सबको सॉल्व करने हैं। These are classroom practice questions. I am giving you exactly 4 questions on the screen. If you see over there, first question, second question, third question. Right now you see the first 3 questions. For these 3 questions, I'll give you exactly 5 minutes. All of you, in rough, not in fair, but for all the questions, I want answers over there, not orally, somewhere written in your book. So please make sure that you don't solve it orally. You write reference, it is an open book. You can refer to 141. Don't refer to your friend. But yes, I want answers for all the questions. I just want respective provision and as per the provision your answer. Please don't talk. Pin drop silence, please. If you're not able to see, change your place. But don't talk.
लास्ट 2 मिनट्स। देखो जब कोई समय दिया है उस समय में कंप्लीट करने की आदत डालो। ये लो, सिली मिस्टेक की है तुमने। शैल वी डिस्कस? ओके, सबका हो गया? सी आई डोंट नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड। अभी ये क्वेश्चन देने का मेन पर्पज मैं बता दूं। थियरी और प्रैक्टिकल में फर्क आपको समझ में आ जाएगा। आपको प्रोविजन लर्न नहीं करना है, आपको समझना है लॉजिकली। और ध्यान दो, यू आर राइटिंग अ पेपर ऑफ सीए एग्जाम, यू आर नॉट राइटिंग अ पेपर ऑफ 12th एग्जाम और 10th एग्जाम, जहां पर आपको यहां पर कुछ अजम्पशंस भी होते हैं। Even though it is a paper of law, you have to write, or when the question is, we can say ambiguous, आपको दोनों स्कूल ऑफ थॉट वहां पे लिख कर आने चाहिए। जैसे कि इस क्वेश्चन में मान लो क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है उसमें 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पूछा है एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ मिस्टर प्रिंस अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर इन द कंपनी। इस क्वेश्चन का रेफरेंस और ये क्वेश्चन पूछने का रीजन था 141 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज डी की वजह से। तो आपको 141 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज डी का उधर रेफरेंस देते आना चाहिए और वहां पर कहना होगा कि द पर्सन और हिज पार्टनर और हिज रिलेटिव is holding any security or interest more than 1 lakh face value on the date of appointment। यहां पर आपको कहना है since the relative is holding only ₹5,000 the appointment of Mr. Prince is valid and he is duly qualified provided he complies with the provisions of section 141 subclause 1 and 2 जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। क्लियर है? But second question, what will be your answer in case Mr. Prince is already the auditor of 10 companies? Now, in this case, आपको सिर्फ yes no आंसर नहीं देना है, आपको देना है 141 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज G। सब क्लॉज G का रेफरेंस वो प्रोविजन आप लिखोगे वहां पर और उसको लिखने के बाद कहना है since he is already a auditor of only 10 companies, the selling limit is up to 20 companies, he can accept the appointment and appointment if made will be valid। Third question, अगेन 141 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज ई, हमारे जो मेन पॉइंट्स थे DEG, याद है ना DEG। अब थर्ड क्वेश्चन में कुछ स्टूडेंट कहते हैं नो बिकॉज इट कम्स टू कमर्शियल रिलेशनशिप। आप ये लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। नो ऑडिटर मस्ट हैव एनी बिजनेस रिलेशनशिप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये आप लिखो। बट उसके नीचे ये भी लिखो except the commercial transaction is in the nature of services permitted under Companies Act or under CA Regulation Act। ये प्रोविजन लिखने के बाद आपको वहां पे रेफरेंस में ये तो हमारा तीनों कहां पे आएगा, प्रोविजंस एज पर कंपनीज एक्ट 2013। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में 8 मार्क के लिए आएगा, तो मुझे लिखना है मैं पूरा 141 सब क्लॉज 3 के 9 प्रोविजंस ना लिखते हुए DEG पर ही फोकस करूंगा। और ध्यान रखना डी में भी मैं एक्वायर्ड लेटर वाला जो पॉइंट है ना, अगर वो 8 मार्क के लिए आता है, 8 मार्क के लिए क्वेश्चन, एक्वायर्ड लेटर वाला पॉइंट मुझे लिखना पड़ेगा। हालांकि उसका यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं है, मुझे कमर्शियल ट्रांजैक्शन एट आर्म्स लेंथ प्राइस का रेफरेंस भी देना पड़ेगा, इवन दो उसका कोई रेफरेंस नहीं है। 141 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज जी भी पूरा लिखना पड़ेगा। मेरी बात ध्यान से सुना दोस्तों, बाद में बोलना मत सो वी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई वी गॉट लेस मार्क्स। अगर 8 मार्क के लिए आता है
तो जो भी रिलेवेंट प्रोविजन है वो पूरा छापना पड़ेगा, भले उसका रेफरेंस हो ना हो। बट ये सेम क्वेश्चन 5 मार्क के लिए भी पूछा जाता है। इफ इट इज आस्क्ड फॉर 5 मार्क्स, आपको रिलेवेंट 141 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज डी लिखना है, फिर वो एक्वायर्ड लेटर वाला लिखने की जरूरत नहीं है, कमर्शियल ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ प्राइस लिखने की जरूरत नहीं है। जो थर्ड पॉइंट था उसमें आपने लिखना चाहिए था, इफ द कंसल्टेंसी सर्विसेज रेंडर्ड आर इन द नेचर ऑफ services permitted by CA Regulation Act or Companies Act, in that case it is appointment will be valid, else he is disqualified। मतलब दोनों स्कूल ऑफ थॉट देना है, दोनों स्कूल ऑफ थॉट देना है। कितने स्टूडेंट्स ने दोनों स्कूल ऑफ थॉट दिया था? बोथ द स्कूल्स ऑफ थॉट। देखो हार्डली अ फ्यू। वर्चुअल स्टूडेंट्स तुमने क्या किया? मैसेज करो, हंसो मत, सही में करो, बिकॉज यू शुड बी इन्वॉल्व विथ मी। आई होप दैट पॉइंट इज क्लियर। अरे बोलो भाई, दोनों स्कूल ऑफ थॉट देना। मैं चाहूंगा पहले अब थर्ड क्वेश्चन सब लोग मेरे साथ इन्वॉल्व हो जाओ। थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट, एन ऑडिट फर्म कंप्राइजिंग ऑफ, क्या दिया? 2 पार्टनर्स होल्ड ऑफिस एज ऑडिटर ऑफ 40 private companies. Such audit firm wants to be further appointed as an auditor of in XYZ Private Limited with a paid up share capital of 110 crores. Whether this is in consonance with the applicable law. काफी स्टूडेंट ने यहां पर आंसर नो लिखा है, बट आप जब नो देते हो तो आपने वहां पर अजम्पशन देना जरूरी है। अगर आप नो देते हो, assuming that the 40 private companies are having a paid up share capital of 100 crores or more, अगर आप ये अजम्पशन नहीं देते हो तो आपकी नो को कोई रिलेवेंस नहीं। अरे बोलो भाई, सो कीप दैट इन माइंड, द आंसर शुड बी वेरी पर्टिकुलर। और कहीं पर भी आप देखो पूरा आपको 9 प्रोविजंस पर क्वेश्चन आएगा नहीं, डिस्क्वालिफिकेशंस पर रिलेवेंट आएगा। अच्छा, जो सेकंड क्वेश्चन था, AB and companies an audit firm comprising of 2 partners A and B, और उनके अपॉइंटमेंट्स में कितने 41 प्राइवेट कंपनीज के वो ऑलरेडी ऑडिटर थे, जिनका पेड अप कैपिटल उनमें से 20 कंपनीज का कितना था? एक्सीडिंग 100 lakhs। अब ऐसे केस में XYZ उनको अपॉइंट करना चाहती है AB एंड कंपनी को, कर सकती है कि AB एंड कंपनी को? कर सकती है। फर्म को, फर्म इज ऑलरेडी होल्डिंग 20 कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज विच आर मोर देन 100 lakhs। लिमिट इज पर पार्टनर, कीप दैट इन माइंड। सो यस, अपॉइंटमेंट हो सकता है। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर बैठेंगे और वहां पर ये मान लेंगे कि फर्म का 20 हो चुका है लिमिट। इट इज पर पार्टनर लिमिट, सो यस द अपॉइंटमेंट कैन बी एक्सेप्टेड। सबको समझा? ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, विल रीड टुगेदर ऑल ऑफ यू along with me. Mr. Z was appointed as an auditor of company on 1st December 2015. The company was incorporated on 1st November 2015. K, a relative of Mr. Z, was holding securities of that company having face value of rupees 1,10,000. Mr. Muti, a shareholder of company, raised an objection on the appointment of auditor, referring the provisions. Comment whether contention of Mr. Murthy is tenable. टेनेबल है? पक्का? यहां पर पूरा 141 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज डी छाप देना है अलॉन्ग विद दैट एक्सेप्शन। और आपको कहना है क्योंकि यहां पर 1,10,000 ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट था, द ऑयल से द कंटेंशन ऑफ मिस्टर मूर्ति इज टेनेबल, अपॉइंटमेंट द ऑडिटर इज डिस्क्वालिफाइड। हम क्या देख चुके हैं? ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे लिख सकते हैं 60 डेज का टाइम लिमिट में कर सकते हैं, नहीं, ये अपॉइंटमेंट होने के बाद एक्वायर किया तो करेक्शन के लिए 60 डेज है, अपॉइंटमेंट के वक्त 60 डेज का टाइम नहीं है। सबको समझा? आई अज्यूम 141 सबको क्लियर है। 141 प्रोविजन वी हैव डिस्कस्ड। कम टू अ वेरी स्मॉल प्रोविजन, सेक्शन 142 आई विल से फर्स्ट इन योर नोट्स ऑन पेज नंबर, रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर का प्रोविजन है। पेज नंबर 138, रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर्स। प्लीज लिसन नाउ, डोंट राइट एनीथिंग ओवर देयर। रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर्स पहले सुन लो। वी ऑल मस्ट अंडरस्टैंड फर्स्ट, प्लीज ध्यान दो। रेम्युनरेशन का पॉइंट यह कहता है, जिसने अपॉइंटमेंट किया है, जो अपॉइंटमेंट करता है ऑडिटर का, यूजुअली उसी ने रेम्युनरेशन फिक्स करना चाहिए। अगर ये बात है तो फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और गवर्नमेंट कंपनी के केस में क्या है? गवर्नमेंट कंपनी के बारे में यहां पर लिखा नहीं है, बट गवर्नमेंट कंपनी के केस में हर बार
कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरली क्या करेगा, रेम्यूनरेशन फिक्स करेगा। ओके, नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो फर्स्ट ऑडिटर का रेम्यूनरेशन भी कौन फिक्स करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये तो सिंपल है। अच्छा, अदर देन फर्स्ट ऑडिटर सब्सिक्वेंट ऑडिटर है, इट विल बी डिटरमाइंड बाय द शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग। ध्यान रखना, पॉइंट आता है रेम्यूनरेशन में क्या क्या इंक्लूड होगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। एक ऑडिटर के रेम्यूनरेशन में क्या क्या इंक्लूड होगा, उन्होंने 3 बातें दी है, ध्यान से सुनो। रेम्यूनरेशन के ऑडिटर, रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिट फीस और रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर में नंबर 1 उसका ऑडिट फीस आएगा ऑडिट का। नंबर 2 आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस incurred in connection with the audit, out of pocket expenses incurred in connection with the audit। मतलब क्या, अगर ऑडिटर उस जगह पर ऑडिट करने गया है और he has incurred some expenditure for his food lunch, वो भी कंपनी ऑडिट फीस के अंदर इंक्लूड करके उसे पे कर सकती है। सो ऑडिट फीस जो ऑडिट करने के लिए, प्लस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, प्लस एनी अदर फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू हिम। ऑडिटर को फैसिलिटी क्या होगा, मे बी ऑडिटर को पिकअप ड्रॉप ऑफ फैसिलिटी है, या ऑडिटर मान लो किसी दूसरे सिटी में वो कंपनी है, ऑडिटर वहां पे जाके रहता है, कंपनी के गेस्ट हाउस में रह रहा है, तो गेस्ट हाउस में उसे रहने की जो सुविधा प्रोवाइड की गई है वो उसका कोई ना कोई मेंटेनेंस होगा, चार्जेस होंगे, कंपनी पे कर रही है ऑडिटर के बिहाफ पर, वो भी रेम्यूनरेशन में ऐड होगा। तो रेम्यूनरेशन में 3 बातें ऐड होगी, कौन सी, जो ऑडिट फीस है वो, उसके अलावा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जो उसने इनकर किए, एंड नंबर 3 एनी फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू हिम। ये तीनों मिलाकर, मतलब ये तीनों के ऊपर कौन डिसाइड करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स, एज द केस में भी। अरे बोलो भाई, बट जब हम रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर कहते हैं, कई बार जैसे हमने देखा था अभी 141 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज ई, ताई पानी पी लो, तुम्हारी बात कर रहा हूं मैं। The girl sitting over there, yes, don't look at someone else, I'm talking to you, पानी पी लो। मैंने कहा 141 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज ई क्या है, बोलो, व्हाट इज 141 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज ई। अरे अभी भी देखा है, कोई बिजनेस रिलेशनशिप होना नहीं चाहिए, उसमें देखा था ना, कमर्शियल ट्रांजैक्शन में नेचर ऑफ सर्विसेज परमिटेड अगर है एज पर सीए रेगुलेशन एक्ट और कंपनीज एक्ट। अरे बोलो बाबा, तो द लॉ सेज रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर में कोई वो और एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन ऐड नहीं होगा जो ऑडिटर प्रोवाइड कर रहा है, अदर देन ऑडिट, मतलब एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय द ऑडिटर ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी विल नॉट बी, दैट रेम्यूनरेशन पेड फॉर दैट सर्विस विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। मतलब कैसे, सुन लो, इसका एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ऑडिटर अपॉइंटेड है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इनकम टैक्स के किसी एक पर्टिकुलर केस में कुछ किसी बात पर कंसल्टेंसी चाहिए था। सीए रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत इट इज अलाउड फॉर ऑडिटर टू गिव सम कंसल्टेंसी ऑन नॉट ऑन अ रेगुलर रिटेनर बेसिस बट ऑन केस टू केस बेसिस। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिटर के ऑफिस में विजिट करते हैं और अपने इनकम टैक्स रिलेटेड क्वेरीज को लेकर उससे कंसल्टेंसी लेते हैं। ऑडिटर उसके लिए कंसल्टेंसी देकर कुछ फीस चार्ज करता है, वो फीस रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर में ऐड नहीं होगा, मतलब वो फीस शेयर होल्डर्स डिसाइड नहीं करेंगे, वो फीस तो जैसे ऑडिटर ने चार्ज किया वैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देंगे। अरे बोलो, रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर में कौन सी फीस और कौन सा रेम्यूनरेशन इंक्लूड नहीं होगा, प्रोवाइडेड अदर देन सर्विसेज ऑफ ऑडिटर। अरे बोलो भाई, बहुत सिंपल है, आप वहां पर ही तुरंत मैं कहूंगा 142 के एडजस्टमेंट में यहां पर नीचे लिख लो, सब लोग हेडिंग दो, सेक्शन 142 रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर, रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर हेडिंग दो और उसके नीचे लिखना रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर, सिंगल एरो करके लिखो, टू बी फिक्स्ड बाय, टू बी फिक्स्ड बाय, फर्स्ट एरो में द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और सेकेंड एरो में द कंपनी इन जनरल मीटिंग, और उसके नीचे उसी के नीचे एज डिटरमाइंड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जहां पे लिखा है उसके नीचे सिंगल एरो करके अब लिखना इन केस ऑफ, बोलो, फर्स्ट ऑडिटर्स,
इन केस ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, और सेकंड एरो में नीचे सिंगल एरो करके लिखना इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर, इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर। ध्यान रखना, अगेन मैं बता रहा हूं, एक हिंट दे रहा हूं, यूजुअली जो अपॉइंटमेंट करता है वही क्या करेगा, रेम्युनरेशन फिक्स करेगा। अगर कई बार कैजुअल वैकेंसी हो गया, वी हैव स्टडीड कैजुअल वैकेंसी अदर देन रेजिग्नेशन है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसे अपॉइंट करते हैं, तो उस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसका रेम्युनरेशन फिक्स करेंगे। बट कैजुअल वैकेंसी ड्यू टू रेजिग्नेशन है, तो शेयरहोल्डर्स विल डिटरमाइन दैट इन जनरल मीटिंग। भले ही 142 में कहीं पर दिया नहीं है, बट दैट इज इंटरप्रिटेड बाय लॉ। अरे बोलो भाई, इसके नीचे नोट लिखना सब लोग, और नोट में लिखो रेम्युनरेशन। नोट नंबर 1, रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर इंक्लूड्स डैश करके सब क्लॉज ए लिखो वहां पर, ऑडिट फीस पेएबल। सब क्लॉज ए पहले लिखो ऑडिट फीस पेएबल। देन सब क्लॉज बी में लिखना आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस incurred in connection with audit, out of pocket expenses incurred in connection with audit। And then subclause C में बोलो, any facility extended to the auditor। एग्जाम्पल मैंने दिया है, वहां पर लिख लेना एग्जाम्पल। पिकअप, ड्रॉप फैसिलिटी, कॉमा गेस्ट हाउस या कंपनीज गेस्ट हाउस लिखना। जिसमें हम कहते हैं लॉजिंग एंड बोर्डिंग एक्सपेंसेस। लिखा है सबने? सो जस्ट अंडरलाइन दैट ऑडिट फीस पेएबल आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, एनी फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू द ऑडिटर। एंड नोट नंबर 2 में लिखना रेम्युनरेशन। नोट नंबर 2 में लिखना रेम्युनरेशन डज नॉट इंक्लूड any remuneration paid for any other service rendered by him at the request of whom? Company. At the request of company. So remuneration paid for any other service rendered by him at the request of company, वो remuneration में include नहीं होगा। छोटा सा पॉइंट है, इसको लेकर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा कभी भी। शॉर्ट नोट ऑन रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर, केस स्टडी पूछने के चांसेस बहुत कम है। 141 and 141 already we have discussed, 142 is over। अरे बोलो, जो 144 था, we already have referred that in 141 subclause 3 subclause I last 9th disqualification में। So come to 144 provision over there आपके नोट्स में। ये सबका हो गया रेम्युनरेशन? आपके नोट्स में 144 प्रोविजन पर आओ, और अगेन इसको लेकर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा, कोई भी केस स्टडी नहीं पूछा जाएगा। सो आप 144 को लेकर पेज नंबर 150 50, what is the heading given? Auditor not to render certain services, section 144। just listen first, then we'll write down that in a
टेबुलर फॉर्म और इन चार्ट पैटर्न। क्या दिया हेडिंग 144 का? ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टन सर्विसेज, जिसको मैं क्या कहता हूं? प्रोहिबिटेड सर्विसेज। अब वो कहता है अगर आप कंपनी के ऑडिटर हो, सुन लो, तो ऑडिट कमिटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एज द केस में भी, याद है कि सब ऑडिट कमिटी कब होगी? जिस कंपनी को ऑडिट कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करना है उस केस में ऑडिट कमिटी, जहां पर ऑडिट कमिटी जरूरी नहीं है वहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वो कहते हैं अगर आप कंपनी के ऑडिटर हो तो ऑडिट कमिटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आपको कोई और सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कहा है जो परमिसिबल है, वो आप प्रोवाइड कर सकते हो, बट दैट सर्विस मस्ट नॉट इंक्लूड अ सर्विस मेंशन्ड अंडर सेक्शन 144। ऐसा उन्होंने कहा है, दैट इज सर्विस लिस्टेड बिलो। और 144 में जो सर्विसेज प्रोहिबिटेड दिए ना, वो कुछ 9 सर्विसेज है। कितनी? 9 सर्विसेज। डेफिनेटली उसमें 9 सर्विस में ऐसा लिखा है एनी अदर सर्विस एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, बट उसको उन 9 सर्विसेज के अंदर एक सर्विस जो इंटरनल ऑडिट हम देख चुके, इंटरनल ऑडिट की सर्विस ऑडिटर दे नहीं सकता है। ऑडिटर एडवाइजरी सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, एडवाइजरी में कौन सा होगा? इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस दे नहीं सकता है। ऑडिटर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता है। ऑडिटर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग की सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता है, मतलब ऑडिटर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर सकता है, वरना कॉन्फ्लिक्ट होगा ना। मतलब वो सारी सर्विसेज जहां पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है उन्होंने प्रोहिबिट की है। अब इन सारी सर्विसेज को याद करने के लिए मैंने एक एक्रोनिम बनाया उधर, बैड माफिया इन इंडिया। वो सर्विसेज भले ही 144 में सीक्वेंस अलग होगा, हमें उस सीक्वेंस में लिखना है। तो क्विकली आपके नोट्स में 144 के नीचे आप हेडिंग दो, सिंगल एरो करो और लिखो एन ऑडिटर shall provide only such other services as are approved by the board of directors, as are approved by the board of directors or audit committee, board of directors or audit committee. I'll read, shall provide only such other services as are approved by the board of directors or audit committee. उसके नीचे सिंगल एरो करके, बट such services shall not include the following सर्विसेज रेंडर्ड डायरेक्टली, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेंडर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब ऑडिटर खुद या इनडायरेक्टली उसकी कोई सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी या एनी अदर फॉर्म ऑफ एंटिटी, याद है क्या? रेंडर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू दी कंपनी और होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी। उसके नीचे ओके, पहले हाईलाइट करो शैल नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग सर्विसेज, और उसके नीचे सिंगल एरो करके सर्विस नंबर 1 आप लिखो वहां पर सब लोग, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग सर्विसेज, bookkeeping and accounting services. Then number 2, actuarial services. पता है कि एक्चुअल साइंस क्या है? एक्चुअल सर्विसेज आज इंडिया में अगर सबसे कीमती और हम कह सकते सबसे वैल्यूएबल अगर कोई प्रोफेशन है तो एक्चुअल प्रोफेशन है। इट इज वन ऑफ द टफेस्ट कोर्सेस, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी के अंदर इसका जॉब अक्सर इंश्योरेंस कंपनी के जो एक्चुअल वैल्यूअर्स होते हैं, प्रीमियम चार्ज होता है ना आपके LIC के ऊपर, मेडिक्लेम के ऊपर, वो प्रीमियम का वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है बेस्ड ऑन द एज फैक्टर ऑफ अ पर्सन।
Actuarial valuers are appointed to calculate that premium amount, which is a very tough job. Actuarial services ऑडिटर प्रोवाइड नहीं कर सकता है, वैसे भी ऑडिटर नहीं करेगा, बट दे हैव सेड कि एक्चुअल सर्विसेज वो प्रोवाइड नहीं कर सकता है. उसके बाद नंबर 3, डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन. डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनी financial information system. Design and implementation of any financial information system. Then number 4, management services. Management services. Then number 5, advisory services. ब्रैकेट में लिखना इन्वेस्टमेंट पर्पजेस. ये एडवाइजरी में हर एडवाइस नहीं आएगा, पर ना एडवाइजरी में कंसल्टेंसी भी इंक्लूड हो जाएगा. बड़ी कौन सी एडवाइजरी है? इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी. ध्यान रखना, जो हमने इनकम टैक्स की कंसल्टेंसी की बात कही थी वो यहां पर आती नहीं है. इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी इज डिफरेंट. उसके बाद नंबर 6 आप लिखना फाइनेंशियल सर्विसेज. Then number 7, investment banking. Investment banking services. Number 8, internal audit. And number 9 जो ब्रह्मास्त्र है, एनी अदर. पहली बार आपके मुंह से कुछ आवाज बाहर आई है. एनी अदर काइंड ऑफ सर्विसेस as may be prescribed. The only thing you have to keep in mind, internal audit जो 8th है वो एक्रोनीम में लास्ट है, whereas for writing purpose any other we have to write at the end. आप लिखना उधर बैड माफिया इन इंडिया, मतलब उसमें आई ही है, आई मतलब इंडिया, वहां पर ले लो बैड माफिया इन इंडिया. सो इन दैट बी स्टैंड्स फॉर, बोलो मुझे फटाफट, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग सर्विसेज. ए स्टैंड्स फॉर एक्चुअल सर्विसेज. डी स्टैंड्स फॉर डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम. बैड हो गया. माफिया का एम मैनेजमेंट सर्विसेज. ए स्टैंड्स फॉर एडवाइजरी सर्विसेज जो इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए. देन एफ फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज. आई फॉर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज. ए फॉर एनी अदर काइंड ऑफ सर्विसेज. एंड देन अगेन आई में इंटरनल ऑडिट. अरे बोलो सब लोग हैं मेरे साथ. वो जो 7th सर्विस किसने पूछा? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, जिसको हम वेल्थ मैनेजमेंट में इंक्लूड करते हैं, या ट्रेजरी फॉरेक्स मैनेजमेंट. फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, आईटी कंपनी. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में क्या आएगा? देखो, एक आईटी कंपनी है, उसके करंट अकाउंट में काफी कैश रिजर्व्स है. उन कैश रिजर्व्स को उन्हें फिलहाल अगले 6 महीने 1 साल तक जरूरत नहीं है. करंट अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, यस और नो. तो उनके उस कैश रिजर्व्स का वेल्थ मैनेजमेंट करने की सर्विस, उसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज कहते हैं. उन कैश रिजर्व्स को कहीं एक पर्टिकुलर एरिया में लॉक किया जाए और जब जरूरत पड़ेगी उस वक्त वहां से उन्हें रिलीज किया जाए. इसको लेकर प्रॉपरली कंपनी को गाइडलाइन देने के लिए यहां पर ऑडिटर को अलाउड नहीं है. दैट कम्स अंडर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज. बट मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो हमने ऊपर लिखा था ना, रेंडरिंग दैट सर्विसेज, वेयर हु इज रेंडिंग दिस सर्विसेज? द ऑडिटर हिमसेल्फ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. इसमें वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली का जो पॉइंट है ना, वो बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, ये 144 एंडिंग हुआ है, इसके नीचे नोट लिखो. नोट में लिखो सब लोग डायरेक्टली. नोट काफी बड़ा है. डायरेक्टली ऑब्लिक इनडायरेक्टली इंक्लूड्स रेंडरिंग of services, rendering of services by the auditor, rendering of services by the auditor in case of, उसके नीचे 2 एरोस ड्रॉ करो. अगर वो इंडिविजुअल है
तो अलग आएगा, और ऑडिट फर्म है तो उस केस में अलग आएगा, इनडायरेक्टली के कैटेगरी में। इन केस ऑफ फर्स्ट टर्म लिखो इंडिविजुअल, सेकेंड टर्म लिखो ऑडिट फर्म। इंडिविजुअल के नीचे सिंगल एरो करके पॉइंट नंबर 1 लिखो, इंडिविजुअल हिमसेल्फ जो डायरेक्टली में आएगा। नंबर 2 हिज रिलेटिव। नंबर 3 any other person connected or associated with him. Then number 4, any entity connected or associated. Number 5, any entity in which the individual has significant influence, significant influence के लिए कितना होल्डिंग होना चाहिए? एटलीस्ट 20%, भूलो मत, एटलीस्ट 20%। भले ही हम वो एसोसिएट कंपनी में देख चुके हैं, बट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जैसे कंपनी लॉ में डिफाइन करते हैं, इनकम टैक्स में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आप लिखना उधर, और कंट्रोल। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 लिखना, एनी एंटिटी whose name or trademark ये लिखते वक्त आपको मैंने दिया हुआ एग्जांपल याद आना चाहिए। ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम और ब्रांड इज यूज्ड बाय सच इंडिविजुअल। SR बाटली बॉय याद दिया था क्या? E&Y was the brand, correct, which controls SR Bartley Boy. If SR Bartley Boy is appointed as an auditor, E&Y cannot provide any of the services given under 144. अरे क्लियर है कि नहीं? यहां पर इंडिविजुअल के लिए या फर्म के लिए हम देख रहे हैं, अभी फर्स्ट इंडिविजुअल के लिए देखा है, तो डेफिनेटली SR बाटली बॉय यहां पर ना आते हुए फर्म की कैटेगरी में आएगा, बट SR बाटली बॉय का यहां पर हम कहेंगे ब्रांड नेम और ट्रेड नेम फर्म में भी आने वाला है। द सेम थिंग लास्ट पॉइंट आएगा, ब्रांड नेम ट्रेड नेम सबको क्लियर है ना? फर्म के केस में, फर्म के केस में एक्स्ट्रा पॉइंट कौन सा है जो 141 सब क्लॉज 3 में देखा था हमने? क्लॉज I। ऑडिट फर्म के नीचे सिंगल एरो करके आप लिखो उधर, द फर्म इटसेल्फ पहले डायरेक्टली में आएगा। नंबर 2, एनी ऑफ द पार्टनर्स, any of the partners of the firm. Then number 3, any parent firm, or number 4, any subsidiary or नंबर 5, और नहीं लिखा तो भी चलेगा। नंबर 5, एनी एसोसिएट नंबर 6, एनी अदर एंटिटी in which the firm has significant influence,
or control. Then number 7, any other entity in which partner of the firm again the same point, क्या has significant influence. 6th और 7th में डिफरेंस देखो, 6th में फर्म है, 7th में फर्म का पार्टनर है. सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल. देन 8th, any firm whose name or trademark और any firm में लिखना, any person लिखना, any person whose name or trademark or brand is used by the firm और इट्स पार्टनर्स. दोस्तों ये इनडायरेक्टली का जो स्कोप है ना, इतना वाइड इसलिए किया गया है, किसी भी तरह से जो कंपनी का ऑडिटर है वो 144 के सर्विसेज के लिए अपॉइंट ना हो, इसलिए किया है. तो जैसे मैंने डिस्कस किया, 144 प्योरली थ्योरेटिकल सेक्शन है, 142 थ्योरेटिकल सेक्शन था. अभी तक के डिस्कशंस में अगर आप देखोगे 139 से लेकर 144 तक जो केस स्टडी बेस्ड सेक्शंस थे वो 139 था, थोड़ा बहुत 140 है एंड 141. आफ्टर दैट 142, इवन 143 पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर विल बी अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. 144 अगेन इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. सबको क्लियर है? अरे बोलो भाई. हम लोगों को ये सारे जो सेक्शंस है ना, 139 से 148 तक थे, 11 सेक्शंस. इन सेक्शंस को याद रखने का भी एक मेमोरी टेक्निक देखना है जो हम एंड में देखेंगे अभी. बट पहले 144 अगर हो गया, अगले दो सेक्शंस 145, 146 मैं लिख कर नहीं दे रहा हूं, आपको वहां पर मार्क करके दे रहा हूं. बहुत सिंपल सेक्शंस है. 145 में आप आ जाओ आपके नोट्स में, पेज नंबर 151 पर. जस्ट रीड द हेडिंग ओवर देयर. द हेडिंग इटसेल्फ इज द अंडरस्टैंडिंग. व्हाट इज द हेडिंग? प्लीज रीड लाउडली. ऑडिटर टू साइन ऑडिट रिपोर्ट. प्लीज उस हेडिंग को ही पढ़ो. ऑडिटर टू साइन ऑडिट रिपोर्ट. वो देने का एकमात्र पर्पस यही है. देखो ऑडिटर कौन अपॉइंट हो सकता है? इंडिविजुअल, फर्म और एलएलपी. उन्होंने 145 इसलिए दिया है, जो ऑडिटर अपॉइंट होगा 141 के क्वालिफिकेशन के तहत, उसमें अगर फर्म और एलएलपी है तो वही पार्टनर फर्म और एलएलपी का साइन करेगा, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है. इसलिए 145 का रेफरेंस है. मतलब जो भी ऑडिट रिपोर्ट बनाया जाएगा उसको ऑडिटर, कौन सा ऑडिटर साइन करेगा? जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है. बट उन्होंने एक पॉइंट कहा है, जब भी ऑडिट रिपोर्ट बनाया जाता है, 143 में एक पॉइंट है, 143 में एनी ऑब्जर्वेशन, एनी कमेंट्स और एनी क्वालिफिकेशंस ऑफ द ऑडिटर. लिसन वेरी केयरफुली. एनी क्वालिफिकेशन, एनी ऑब्जर्वेशन और एनी कमेंट्स ऑफ द ऑडिटर which talks about the adverse conditions, which gives an adverse remark on the company's books of accounts or financial statements. In such case, auditor सिर्फ audit report sign नहीं करेगा. अगर adverse report है तो वो audit report जिस adverse conditions को लेकर दिया हुआ है, वो audit report AGM में शेयरहोल्डर्स के सामने रीड आउट किया जाएगा. वो जो adverse part है जिसको लेकर ऑडिटर ने क्वालिफिकेशन दिया, उसको शेयरहोल्डर्स के सामने पढ़ा जाएगा. इतना एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया है. आई से जस्ट मार्क ओवर देयर. जैसे मैं मार्क करो, फर्स्ट shall sign, person appointed as auditor shall sign the auditor's report or shall sign or certify any other document in accordance with subsection 2 of section 141. मतलब he must be a qualified chartered accountant. और जो सेकंड पॉइंट है, क्वालिफिकेशंस, ऑब्जर्वेशंस और कमेंट्स ऑन द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और मैटर्स व्हिच हैव अ एडवर्स इफेक्ट, उसे हाईलाइट करना. एडवर्स इफेक्ट आप डायरेक्टली उसके आगे उसी लाइन में, शैल बी रेड बिफोर द कंपनी इन जनरल मीटिंग एंड शैल बी ओपन टू इंस्पेक्शन बाय एनी मेंबर.
So shall be read before the company in general meeting and shall be open to inspection by any member. सबको क्लियर है? वहां पर एंड में आप लिख सकते हो दैट इज एज गिवन इन ऑडिटर्स रिपोर्ट, एज गिवन इन ऑडिटर्स रिपोर्ट, और उसे हाईलाइट करना क्वालिफिकेशंस, ऑब्जर्वेशंस और कमेंट्स, एंड देन एनी एडवर्स इफेक्ट, ओनली एडवर्स इफेक्ट वाले पॉइंट्स, सिर्फ वही पॉइंट रेड आउट किए जाएंगे और इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल होगा. पूरा ऑडिट रिपोर्ट पढ़ा नहीं जाएगा बिकॉज ऑडिट रिपोर्ट इज एनीवेज अनेक्स्ड विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ओके, 145 आई होप इट इज वेरी सिंपल सेक्शन. 145 के बाद 146 में आओ. व्हाट इज द हेडिंग? ऑडिटर्स टू अटेंड एजीएम. ये जैसे मैं पढ़ता हूं ना, मीटिंग्स चैप्टर में हमने देखा था नोटिस ऑफ अ मीटिंग किसे भेजना होगा. हमने देखा था नोटिस ऑफ अ मीटिंग में एवरी मेंबर, ऑडिटर, एवरी डायरेक्टर, ऑफिशियल असाइनी, याद है ना, ऑफ एन इंसॉल्वेंट ऑफिशियल असाइनी इन केस ऑफ इंसॉल्वेंट पर्सन और लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन. ऐसे 5 कैटेगरीज देखे थे. उसमें देखा था ऑडिटर को भी कंपनी के मीटिंग का क्या मिलेगा? नोटिस. इवन द ऑडिटर इज नॉट होल्डिंग सिक्योरिटीज. अभी हमने डिस्क्लोजर में देखा. सो जो दिया ऑडिटर्स टू अटेंड जनरल मीटिंग, व्हाट दे हैव सेड, अगर ऑडिटर खुद जनरल मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता है तो ऑडिटर अपने किसी कलीग या पार्टनर को, मतलब जो ऑडिटर साइन कर रहा है वो खुद अटेंड नहीं कर सकता है, वो अपने फर्म के किसी कलीग को भेज सकता है जो उसका पार्टनर है, बट जो अटेंड कर रहा है ही मस्ट बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. एक्सेप्शनल केसेस में ऑडिटर चाहे तो मीटिंग में प्रेजेंट रहने के लिए एग्जम्पशन ले सकता है, but only when he wants to take an exemption to not to be present in the meeting, he has to first apply and get the approval of the board of directors. And this board of directors, once they approve, board of directors उसको shareholders के meeting में जब AGM होगा उसमें पहले present करेंगे, auditor has taken our approval for exemption. वहां पर main point क्या है? auditor को general meeting में attend करना है. It is not only general meeting में attend करने के बाद अगर कोई मैटर आ गया ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर डिस्कशन में, ऑडिट रिपोर्ट पर कोई डिस्कशन हो रहा है जनरल मीटिंग में, ऑडिटर हैज द राइट टू स्पीक ऑन दैट पार्ट आल्सो. यूजुअली ऑडिटर डजंट हैव राइट टू स्पीक, बट एनी मैटर व्हिच अफेक्ट्स हिज ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑन दैट मैटर ही कैन स्पीक इन द जनरल मीटिंग. सो ही कैन नॉट ओनली अटेंड बट आल्सो स्पीक. ये पॉइंट को लेकर भी केस स्टडी पूछा हुआ है कि ऑडिटर अटेंडेड द मीटिंग and he wanted to speak on a particular matter, can he speak? आपको कहना if that matter relates to his auditor's report then only he can speak, otherwise he doesn't have a right to speak in the meeting. So वहां पर उतने points सिर्फ highlight कर लो. All notices relating to any general meeting, जब हम कहते हैं any general meeting it refers to EGM also, shall be forwarded to the auditor. आगे auditor shall, unless otherwise exempted by the company, attend either by himself or through his authorized representative qualified to be an auditor. And last part, right to be heard at such meeting on any part of business which concerns him as the auditor. Right to be heard on any part of business which concerns him as auditor. 3 points दिए. अरे बोलो. First point is, we'll say right of notice. First point is right of notice. Second, duty to attend. Duty to attend. And third, right of being heard. इस तरह से याद रखना है. 3 points, right of notice, duty to attend and right of being heard. Then you can frame the sentence over there. अरे बोलो. 146, 145 we have discussed. I give you 30 seconds. दोनों में कोई डाउट है तो पूछ लो मुझे quickly. 145, 146 सिंपल है. कई बार 145 में तो जो हेडिंग है ना वही उसका रिलेवेंस है. ऑडिटर टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट. इज इट क्लियर? अरे बोलो भाई. बट जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट 147 क्या दिया है? पनिशमेंट फॉर कॉन्टरवेंशन. यूजुअली ध्यान दो, पनिशमेंट फॉर कॉन्टरवेंशन में कंपनी के ऊपर ज्यादा पनिशमेंट है. मतलब प्लीज लिसन, पनिशमेंट फॉर कॉन्टरवेंशन वाला जो पॉइंट है वो हेडिंग एक बार पढ़ लो. व्हाट इज गिवन सेक्शन 147 में? प्लीज लिसन.
पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रवेंशन कंपनी के अलावा कंपनी के ऑफिसर एंड डिफॉल्ट पर है, ऑडिटर पर भी है, बट व्हाट दे हैव डन, अगर कंपनी सेक्शन 139 से लेके 146 तक जो अभी तक हमने देखा है, मान लो कंपनी ने 139 से 146 तक का किसी भी प्रोविजन का कॉन्ट्रवेंशन किया है कंपनी ने, तो कंपनी के और कंपनी के ऑफिसर एंड डिफॉल्ट पर 147 के तहत पनिशमेंट है। ऑडिटर के लिए रिलेवेंट सेक्शंस दिए, ऑडिटर के लिए 139 दिया, ऑडिटर के लिए 143 दिया, ऑडिटर के लिए 143 के बाद ऑडिटर के लिए 145 दिया है, 145 जो साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट है। ऐसे 3 सेक्शंस दिए, उनमें अगर कोई कॉन्ट्रवेंशन होता है ऑडिटर का, उन्होंने 2 बातें दी है, ऑडिटर कैन डू द कॉन्ट्रवेंशन इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। अगर इंटेंशनली है तो उस केस में इम्प्रिजनमेंट का ऑप्शन है, और इंटेंशनली है इंटेंशनल कॉन्ट्रवेंशन तो जो भी ऑडिट फीस मिली है वो रिफंड करना है। पर अगर अनइंटेंशनल कॉन्ट्रवेंशन है तो उसे सिर्फ फाइन है, ऑडिट फीस उस केस में रिफंड करने की जरूरत नहीं है। इस पार्ट को लेकर केस स्टडीज आते हैं, एंड केस स्टडी में कहीं पर दिया जाएगा कि ऑडिटर के ऊपर क्रिमिनल कंप्लेंट हुआ था, जब ऑडिटर ने ये जानबूझकर कॉन्ट्रवेंशन किया था, तो आपको कहना होगा उस केस में उसे ऑडिट फीस रिफंड तो करनी है, इंप्रिजनमेंट है, फाइन है, प्लस जिन लोगों का उसके फॉल्स रिपोर्ट की वजह से नुकसान हुआ है उनके डैमेजेस भी पे करने। सो हम कहेंगे ऑडिटर के ऊपर हार्श पनिशमेंट 147 में कब आता है, व्हेन दैट कॉन्ट्रवेंशन इज इंटेंशनली। 147 का प्रोविजन देखना काफी बड़ा दिया है वहां पर, उसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। आप लिखो उधर सेक्शन हेडिंग दो 147 पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रवेंशन, एंड यू राइट डाउन, ड्रॉ 3 एरोज बिलो इट, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रवेंशन सेक्शन 147 punishment for contravention, और उसके नीचे 3 एरोज ड्रॉ करो। फर्स्ट एरो लिखो पेनल्टी ऑन कंपनी, सेकंड में क्या आएगा, पेनल्टी ऑन, बोलो, ऑफिसर इन डिफॉल्ट ऑफ कंपनी, ऑफिसर इन डिफॉल्ट ऑफ कंपनी। थर्ड में पेनल्टी ऑन ऑडिटर्स, पेनल्टी ऑन ऑडिटर्स। पेनल्टी ऑन कंपनी के नीचे आप सिंगल एरो करके लिखना, या पहले वहीं पर लिखना, डोंट मेक एन एरो, सेक्शन 139 टू सेक्शन 146। पेनल्टी ऑन ऑफिसर में भी सेम आएगा, 139 टू 146। पेनल्टी ऑन ऑडिटर में आएगा सेक्शन 139, 143 एंड 145। ऑडिटर को लेकर 139 क्या था, रोटेशन ऑफ ऑडिटर का पॉइंट था उसमें इंपॉर्टेंट, एंड रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर 140 में था, 139 में रोटेशन ऑफ ऑडिटर में है, कूलिंग ऑफ पीरियड याद है ना। 143 में ड्यूटीज, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, एंड 145 में साइनिंग ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। इन तीनों को लेकर ही पनिशमेंट दिया हुआ है। देन पेनल्टी ऑन कंपनी के नीचे सिंगल एरो ड्रॉ करो और वहां पर लिखो फाइन डैश कर मिनिमम 25,000, मैक्सिमम 5 lakhs कंपनी के ऊपर। ध्यान रखना ये आपको लर्न करना है, सेक्शन 147। पेनल्टी ऑन ऑफिसर इन डिफॉल्ट के नीचे सिंगल एरो करो एंड वहां पर लिखो इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 year, और उसके नीचे आएगा फाइन। फाइन क्या है, मिनिमम 10,000, मैक्सिमम 1 lakh, और उसके नीचे बोथ। उसका वेट ही कर रहे थे आप लोग, कुछ तो बोले हम लोग, और बोथ। पेनल्टी फॉर ऑडिटर्स, उसके लिए मैं चाहूंगा आप जैसे वो कंप्लीट होता है, थर्ड एरो के नीचे, ऑडिटर्स के नीचे सिंगल एरो करके नीचे, फिर उसके नीचे बड़ा एरो करके 2 एरोज ड्रॉ करो उसके नीचे। यूज द एंटायर पेज ओवर देयर बिकॉज इट इज टू बी रिटन इन डिटेल ओवर देयर। फर्स्ट एरो में लिखो उसके कॉन्ट्रावेंशन, कॉन्ट्रावेंशन अननोइंगली,
अननोइंगली। सेकंड में लिखो कॉन्ट्रावेंशन नोइंगली। अननोइंगली के केस में सिर्फ क्या है, ओनली फाइन। अननोइंगली नोइंगली, अननोइंगली के नीचे सिंगल एरो कर लिखो फाइन मिनिमम 25,000 मैक्सिमम 5 लाख। मतलब जो कंपनी पर था फाइन वही है, मैक्सिमम 5 लाख, बट कॉन्ट्रावेंशन नोइंगली है तो उसके नीचे सिंगल एरो करके इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट लेस देन इक्वल टू 1 ईयर, उसके नीचे एंड का सिंबल दो, एंड के नीचे फाइन मिनिमम 1 लाख, मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 25 लैक्स, मैक्सिमम 25 लैक्स। यहां पर पनिशमेंट रुकती नहीं है, उसके नीचे एंड अगेन रिफंड द एंटायर रेम्युनरेशन। रिफंड, विनोद सर को बुला रहा हूं मैं अभी। रिफंड द एंटायर रेम्युनरेशन। जिसको रिफंड चाहिए जस्ट रुकना 1:20 को, विनोद सर को फोन करके बुलाता हूं मैं। रिफंड द एंटायर रेम्युनरेशन received, refund the entire remuneration received, and again pay for the damages, pay for the damages to the company, comma statutory authority or any other person, any other person for the loss arising out of incorrect or misleading information, incorrect or misleading misstatements information, incorrect or misleading misstatement. Misstatement is a wider term, prospectus chapter में हम देख चुके हैं। Misstatement can contain incorrect information or omission of an important information। तो वहां पर अगर knowingly contravention है तो just give them number। सबने लिखा है, ये लास्ट पॉइंट देखो वहां पर दिया है, for the loss arising out of incorrect or misleading misstatements। वहां पर 1 by 1, फर्स्ट imprisonment है, सेकंड फाइन, थर्ड refund of the remuneration received, and fourth payment for the damages suffered by any of the persons due to the misstatements। लिखा है सबने? अरे बोलो। अब अगर फर्म है, फर्म ऑल्टा का फर्म है, तो उस केस में प्लीज imprisonment किस पर आएगा? दैट पार्टनर हु हैज सर्टिफाइड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट जो पेनल्टी अमाउंट है ना फर्म के केस में, फर्म के केस में जो पेनल्टी अमाउंट, अगर हम कहते हैं नोइंगली कॉन्टमिनेशन हुआ है, 1 लाख कम से कम फाइन है, 25 लाख तक का फाइन है, तो इस लायबिलिटी के लिए कौन लायबल है? द पार्टनर एंड द फर्म आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। देखो इसमें खास बात इसलिए है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी, इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बट एलएलपी में पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। इवन देन दे हैव सेड, अगर लायबिलिटी रेफर्स टू द फाइन अमाउंट, उस केस में जो फर्म है वो फिर पार्टनरशिप फर्म हो या एलएलपी हो, बोथ द पार्टनर एंड द फर्म आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। ये नीचे नोट लिखो आप, 147 के नीचे नोट लिखो, नोट में लिखो एनी लायबिलिटी, आप लिखो उधर एनी लायबिलिटी, आई विल डिक्टेट दैट, any liability of the firm, any liability of the firm, comma, whether civil or criminal, for act of the partner, for act of the partner
any liability of the firm, comma, whether civil or criminal, for act of the partner shall be the joint and several liability of the partner and firm of the partner. जब मैं पार्टनर कह रहा हूं, यहां पर कौन सा पार्टनर है? द पार्टनर हु इज सर्टिफाइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हु इज इन चार्ज ऑफ दैट ऑडिट. पार्टनर एंड क्या लिखा है? फर्म बोथ लिखा है. जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर एंड फर्म, कॉमा, बोथ. जॉइंट एंड सेवरल मतलब क्या? इक्वल. अगर वो पार्टनर दे नहीं पाएगा तो फर्म से रिकवर किया जाएगा. लिखा है सबने. 147 इज ओवर देयर. अब देखना 147 जो पेज नंबर आपके नोट्स में 153 पर दिया है. इट इज अ बिग सेक्शन ओवर देयर बट वी हैव रिटन दैट इन अ टेबुलर फॉर्मेट. आई होप इट इज क्लियर. बगैर देखे मुझे बोलो 147 में क्या आएगा? कंपनी के ऊपर कितना फाइन है? 25,000 से लेके 5 लाख. और ये सेम फाइन किस पर होगा? इमीडिएटली ध्यान रखना, ऑडिटर के ऊपर. अगर वो अननोइंगली कॉन्ट्रावेशन है 25,000 टू 5 लाख. अच्छा, अगर कंपनी का ऑफिसर डिफॉल्ट है 10,000 से लेके 1 लाख तक का उसके ऊपर फाइन है, मिनिमम मैक्सिमम. और बड़ा ऑडिटर अगर नोइंगली कॉन्ट्रावेशन करता है तो अच्छा, ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर इंप्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर है, फाइन है और बोथ है. बट ऑफिसर इन डिफॉल्ट के बाद ऑडिटर अगर नोइंगली कॉन्ट्रावेशन करता है, 4 तरह के पनिशमेंट्स है. नंबर 1 इंप्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर, फाइन 1 लाख से लेके 25 लाख तक. ये हो गया 1 2. नंबर 3 रिफंड ऑफ द एंटायर रेम्युनरेशन. एंड नंबर 4 पेमेंट ऑफ ऑल द डैमेजेस फॉर लॉसेस इनकर्ड बाय एनी पर्सन ड्यू टू इनकरेक्ट और मिसलीडिंग मिसस्टेटमेंट्स. क्लियर है? और वो अगर फर्म इस केस में लायबल है, ऑडिट फर्म, तो ऑडिट फर्म की और पार्टनर की जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी होगी. लास्ट सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, सेक्शन 148, कॉस्ट ऑडिट. सेक्शन 148. आपको सिर्फ इतना समझना है, कॉस्ट ऑडिट को लेकर हमने छोटा सा रेफरेंस सेक्शन 128 में देखा था. व्हाट वाज दैट? लिसन केयरफुली प्लीज. सेक्शन 128 में कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम मेंटेन करते हैं? रिसीट्स एंड पेमेंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर देखा था, सेल्स एंड परचेस रजिस्टर, असेट्स एंड लायबिलिटी रजिस्टर, और उसमें लिखा था सच अदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. So that are prescribed under section 148. Listen carefully. 148 का हेडिंग क्या? कॉस्ट ऑडिट. तो बगैर पढ़े थोड़ा दिमाग पर जोर दो. कॉस्ट ऑडिट है तो कॉस्ट ऑडिट करने का राइट किसको मिलेगा? कॉस्ट ऑडिटर को. कॉस्ट ऑडिटर को. ओके. अच्छा, ये कौन से कंपनीज को एप्लीकेबल है? उन क्लास ऑफ कंपनीज को जिसको गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है. गवर्नमेंट ने कौन से क्लास ऑफ कंपनीज को प्रिस्क्राइब किया? गवर्नमेंट ने कहा जो कंपनीज गुड्स प्रोड्यूस करती है या सर्विसेज प्रोवाइड करती है एंड जिनका एनुअल टर्नओवर कम से कम 35 करोड़ और उसके ऊपर है. कितना? 35 करोड़ और उसके ऊपर है. 35 करोड़ सिर्फ. बट 35 करोड़ के साथ साथ या उनका नेटवर्थ 500 करोड़ से उसके ऊपर है. ये रूल्स में दिया है. बट एक चीज उन्होंने स्पेसिफाई की है वहां पर, जो कंपनी का ऑडिटर है वो कॉस्ट ऑडिटर बन नहीं सकता है. ये कॉस्ट ऑडिट कब करना है? कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करने के बाद, जैसे ही फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, विद इन 180 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर क्या होना है? कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट होना चाहिए. कॉस्ट ऑडिटर क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट होगा और उसकी अपॉइंटमेंट की जानकारी रजिस्ट्रार के फाइल होगी. कॉस्ट ऑडिटर के अपॉइंटमेंट आने के बाद कॉस्ट ऑडिटर उसका कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनाकर विद इन 30 डेज कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सेंड करेगा. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस रिपोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंड करेगा. कॉस्ट ऑडिट करने का सबसे बड़ा रीजन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट उन कंपनीज को जो कॉस्ट ऑडिट के क्राइटेरिया को फिट करती है, जो एसेंशियल कमोडिटीज में आती है, वो कंपनीज जो एसेंशियल कमोडिटीज के अंदर आती है उनके लिए कॉस्ट ऑडिट मैंडेटरी है. मतलब इन कंपनीज के प्रोडक्ट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट को देखना बहुत जरूरी है. दे आर अलाउड टू हैव ओनली सिलेक्टेड प्रॉफिट मार्जिन. कॉस्ट ऑडिट क्यों होता है ये समझो. कॉस्ट ऑडिट हर कंपनी के लिए नहीं है. गवर्नमेंट जो कंपनीज जिस इंडस्ट्री में है उस इंडस्ट्री में वो कंपनी जो गुड्स प्रोड्यूस कर रही है या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, वो अगर एसेंशियल कमोडिटीज और सर्विसेज में आता है तो गवर्नमेंट उसके लिए सिलेक्टेड प्रॉफिट मार्जिन चाहता है.
तो कॉस्ट ऑडिट से पता चलता है व्हाट इज द एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनीज, और गवर्नमेंट उसके ऊपर, जैसे कि एक रिसेंट हम कह सकते हैं 2011 में सीमेंट कंपनीज पर गवर्नमेंट ने कॉस्ट ऑडिट करने के बाद पेनल्टी लगाया था अंडर द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। व्हाट हैपेंड वाज, जब 2008-9 में वर्ल्ड में रिसेशन आया था, सीमेंट के दाम बढ़ रहे थे, सीमेंट के दाम नीचे नहीं आए, सीमेंट कंपनीज अपने दाम बढ़ा ही रहे थे। एवरी कमोडिटी इन द कमोडिटी मार्केट वाज डाउन, स्टील सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो। आईटी कंपनीज में तो काफी आईटी कंपनीज बंद हो गई थी। उस वक्त सीमेंट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है उसके भी दाम हम कह सकते हैं एकदम निचले स्तर पर थे, बट सीमेंट कंपनीज के बीच में कार्टेल था, कार्टेल, जिसके तहत वो अपने दाम घटा नहीं रहे थे। जब गवर्नमेंट ने सीमेंट कंपनीज का इन्वेस्टिगेशन किया, उन्हें पता चला कि सीमेंट कंपनीज आर फॉर्मिंग अ कार्टेल अमंग्स देम। सीमेंट कंपनीज का स्पेसिफिकली जो टॉप 4 सीमेंट कंपनीज थी इंडिया की, एसीसी सीमेंट, गुजरात अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट एंड जेके सीमेंट, इन 4 सीमेंट कंपनीज के कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट्स मंगाए गए। उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया गया और पता चला दे आर अर्निंग अ ह्यूज प्रॉफिट मार्जिन which is set up beyond the limit given by government। अब ये कॉस्ट ऑडिट करने का बेनिफिट होता है, I'm just giving you the benefit of cost audit। बट आपको इसको लेकर स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी क्वेश्चन आएगा, कॉस्ट ऑडिट क्या है, कौन कॉस्ट ऑडिट कर सकता है। एक चीज, जो कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट होगा, मतलब जो कंपनी का ऑडिटर है, वो कॉस्ट ऑडिट कर नहीं सकता है, और कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट कितने दिनों में प्रिपेयर करके सबमिट करना है। तो आपके नोट्स में 3 पॉइंट्स में हम इसे लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट, तो लिखो उधर 148 में एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट में पॉइंट नंबर 1, आई डिक्टेट दैट, आप लिखो कंपनीज एंगेज्ड इन, एप्लीकेबिलिटी हेडिंग दो और उसमें लिखो कंपनीज एंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, कंपनीज एंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स or providing such services, as may be prescribed, or providing such services as may be prescribed। ये कहां पर प्रिस्क्राइब्ड है, ब्रैकेट में लिखना कॉस्ट ऑडिटर रूल्स 2014, कॉस्ट ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014 में प्रिस्क्राइब्ड है, कॉस्ट ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014। एप्लीकेबिलिटी के बाद उसी एप्लीकेबिलिटी में उसी में पॉइंट नंबर 2 लिखो, द सेंट्रल गवर्नमेंट shall direct that particulars relating to डैश करके इनर साइड में लिखो यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल और सब क्लॉज बी लिखो लेबर, और सब क्लॉज सी क्या आना चाहिए, ओवरहेड्स। सब क्लॉज सी में लिखो ओवरहेड्स, ओवरहेड्स कॉमा करके आगे लिखो shall be included in the books of accounts, kept under section 128, books of accounts kept under section 128, comma in consultation with CMA Institute, that is point number 2। what is the meaning of this, बोलो। जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक्स्ट्रा पॉइंट्स उन्हें पर्टिकुलर्स मेंटेन करने, उसमें क्या दिया, मटेरियल कॉस्ट क्या होगा, लेबर कॉस्ट क्या है, ओवरहेड्स क्या है। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स करने के बाद आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप निकाल सकते हो, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर जब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऐड करोगे तब कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा।
गवर्नमेंट का मोटिव यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है, तो उसके लिए इन तीनों की जानकारी देना जरूरी है। अरे बोलो भाई, पॉइंट नंबर 3 लिखो उधर सब लोग। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल ऑर्डर audit of the cost records shall order audit of the cost records of such class of companies I repeat, the central government shall order audit of the cost records of such class of companies as may be prescribed to be conducted by कौन? practicing CA में लिखना, to be conducted by practicing cost accountant, डैश करके आगे लिखना, appointed by the board and whose remuneration may be determined by the members, कॉस्ट ऑडिट का सेक्शन हो गया। उसके नीचे नोट लिखो, नोट नंबर 1 अब लिखो, नो ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड फॉर कॉस्ट ऑडिट। नो ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड फॉर कॉस्ट ऑडिट। लिखा है। पॉइंट नंबर 2, cost auditor appointed shall comply with the cost accounting standards, issued by कौन? CMA Institute, लिखा है। पॉइंट नंबर 3, cost audit report. Next, cost audit report shall be submitted to the board of directors. Cost audit report shall be submitted to the board of directors. लिखा है। डैश करके आगे लिखो, कंपनी शाल, उसी के आगे, कंपनी शाल within 30 days furnish the copy of cost audit report. किसके पास? फर्निश, जैसे ही कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सबमिट होगा, विद इन 30 days फर्निश द कॉपी ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट along with full information and explanation on every reservation or qualification. I hope you understand this. Full information and explanation on every reservation or qualification. जैसे रिपोर्ट आएगा 30 दिनों के भीतर, उस रिपोर्ट की जो भी रिजर्वेशंस और क्वालिफिकेशंस है उसका एक्सप्लेनेशन के साथ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट होगी। नोट नंबर 3 ओवर। अच्छा 4 ओवर डैश, अच्छा उसी में आप कंटिन्यू करो, डैश करके आगे द सीजी, उसी में नोट नंबर कौन सा है? 3। नोट नंबर 3 है ना, उसी में डैश करके आगे लिखो द सीजी मे कॉल, क्या? For further information, the CG may call for further information and explanation.
further information and explanation as it deems fit, as it deems fit, as it deems fit. बोलो कितने नोट्स हुए? 3। नोट नंबर 4, पेनल्टी डैश करके लिखो अंडर सेक्शन 147। जिसको समझा ठीक, जिसको नहीं समझा 147 अभी भी आज लिखा है वो देख लो। पेनल्टी डैश करके आगे क्या लिखोगे? अंडर सेक्शन 147, मतलब कंपनी पर जिसका कॉस्ट ऑडिट करना है वो कंपनी का ऑफिसर इन डिफॉल्ट एंड कॉस्ट ऑडिटर, उस पर भी वही पेनल्टी है। सो अंडर सेक्शन 147 इफ यू जस्ट सी इन योर नोट्स ओवर देयर, जो कॉस्ट ऑडिट का सेक्शन लगभग 2.5 पेजेस में दिया है, उसका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन जो जरूरी है, रिलेवेंट है, वो हमने डिस्कस किया। क्लियर है? अरे बोलो। पॉइंट जो मैंने अभी स्क्रीन पर लिखा है 139 से लेके 148 तक के सारे जो हमारे 11 सेक्शंस है, उसे याद कैसे रखना है? जो मेन टाइटल्स ऑफ दैट सेक्शन, कोई हिंट किसी के पास? बहुत सिंपल और सुपर्ब टेक्निक है उसे याद रखने की। करेक्ट, तो उधर आप हिंदी भाषा में लिखोगे। करेक्ट। 139 में पहले ऑडिटर आएगा, 140 में बाद में ऑडिटर जाएगा, 141 में क्या पड़ेगा जो ऑडिटर आएगा, 142 में रेम्युनरेशन भी तो पाएगा, 143 में ड्यूटीज निभाएगा कि नहीं निभाएगा, 144 में उसको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करना है, सो नहीं करेगा, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेगा। 145 में ऑडिट रिपोर्ट भी तो साइन करेगा, 146 में जनरल मीटिंग अटेंड करेगा, 147 में पेनल्टी लगेगी। अच्छा, पेनल्टी लगेगी। 148 में कॉस्ट ऑडिट नहीं करेगा, ऑडिटर है ना, 148 में कॉस्ट ऑडिट नहीं करेगा। आई होप यू गेटिंग इट। लिख लो फटाफट। 139 जैसे मैं लिख रहा हूं वहां पर वैसे, अच्छा मैं बोल रहा हूं आप लिखो, जिसको हिंदी में लिखना है हिंदी में लिखो, हिंदी को ट्रांसलेट करो इंग्लिश में। आप लिखो 139 में पहले तो ऑडिटर आएगा, यस, पहले तो ऑडिटर, बोलो, अरे बोलो, आएगा, पहले तो ऑडिटर आएगा, उसके बाद लिखा है मैंने स्क्रीन पर, बाद में ऑडिटर जाएगा। अरे बोलो, 140 में क्या है? बाद में ऑडिटर जाएगा। 141 में क्या पड़ेगा जो आएगा? क्या पड़ेगा जो आएगा? अरे बोलो भाई। 141 में क्या है? क्या पड़ेगा जो आएगा। 142 रेम्युनरेशन भी तो पाएगा, वेरी गुड। 142 में रेम्युनरेशन भी तो पाएगा। 143 में ड्यूटीज सारे निभाएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में पूछने वाला हूं, लर्न करके आना है आपको, होमवर्क है आपका आज का। 144 के अंदर कुछ सर्विसेज, बोलो, नहीं दे पाएगा, कुछ सर्विसेज नहीं दे पाएगा, दे पाएगा। अरे बोलो भाई। 145 में ऑडिट रिपोर्ट भी तो साइन करेगा, ऑडिट रिपोर्ट भी तो साइन करेगा। चलो कोई तो कुछ बोल रहा है, ऑडिट रिपोर्ट भी तो साइन करेगा। 146 में जीएम में भी तो जाएगा, जीएम में भी जाएगा। 147 में गलती करने पर सजा भी तो पाएगा, गलती करने पर सजा भी तो पाएगा। एंड लास्ट, कॉस्ट ऑडिट नहीं कर पाएगा, कॉस्ट ऑडिट
नहीं, कॉस्ट ऑडिट नहीं कर पाएगा। कितने हुए सेक्शंस? 11। सो सब लोग लिखा है सबने? ओके, बगैर देखे बोलो 139। 139 पहले तो ऑडिटर आएगा 140 में, बाद में ऑडिटर जाएगा 141। क्या पड़ेगा जो ऑडिटर आएगा? 142 रेम्युनरेशन भी तो पाएगा। 143 में सारी ड्यूटीज निभाएगा। 144 में कुछ सर्विसेज दे नहीं पाएगा। 145 में ऑडिट रिपोर्ट भी तो साइन करेगा। 146 में जनरल मीटिंग जाएगा। 147 में गलती करने पर सजा भी पाएगा। एंड 148 में कॉस्ट ऑडिट नहीं कर पाएगा। अरे बोलो भाई, द चैप्टर इज ओवर। प्लीज प्लीज ध्यान दो, ये जब आप लोगों को 11 सेक्शंस का जो एक टेक्निक दिया है, आई रिक्वेस्ट यू ऑल इसका यूज करो, मजाक के फॉर्म में मत लो। 11 सेक्शंस है और जैसे कि हम डिस्कस कर चुके, पेपर में सारे सेक्शंस लिखने नहीं होते। जो आंसर प्लीज आपके एग्जाम हॉल में जहां पर भी ध्यान रखना, ऑडिट ऑडिटर्स चैप्टर है, अकाउंट्स चैप्टर है, डिविडेंड चैप्टर है, इन 3 चैप्टर्स को लेकर हमें सेक्शंस लिखने ही है। मैं पहले से बता चुका हूं। अरे बोलो भाई, सो वी कैन से द चैप्टर इज ओवर, ऑडिटर ऑडिटर्स चैप्टर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।